अकेडमी और अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम इसी विषय पर देखेंगे दक्षिण कौशल में पांडु वंश का शासन। पांडु वंश के शासकों के बारे में जानने से पहले एक हम इनकी सामान्य चर्चा कर लेते हैं या हम इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पांडु वंश का शासन छत्तीसगढ़ में सरवपुरियों के बाद आता है। इन पांडु वंशियों को सोमवंशी भी कहा जाता है। इस सोमवंशी कहने का कारण क्या है, तो इसके पीछे इतिहासकार पांडु वंशियों के संबंध में यह तर्क देते हैं कि प्राचीन काल में जो अमरकंटक क्षेत्र है वह सोम क्षेत्र कहलाता था। अतः इस अमरकंटक क्षेत्र पे शासन करने वाले सोमवंशी कहलाए। इसी कारण पांडुवंशी को सोमवंशी भी कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में शासन करने से पहले ये मैकल क्षेत्र में शासन करते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अमरकंटक की पहाड़ी मैकल का ही विस्तार है, अतः छत्तीसगढ़ से पहले ये मैकल पर शासन करते थे। इसके अलावा इन्होंने पांडु वंशियों ने ही सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ को कौशल कहना प्रारंभ किया। साथ ही साथ ये अपने आप को स्वयं को कौशलाधिपति कहते थे, अर्थात कौशल के अधिपति, कौशल के स्वामी, कौशल के शासक। ये अपने तामपत्र सिरपुर से जारी करते थे। सिरपुर अर्थात वर्तमान का शिरपुर, और इनके ताम्रपत्र जारी करने वाले स्थानों से ही यह बात भी हमें पता चलती है कि इनकी राजधानी शिरपुर है। इस पांडु वंशियों की एक शाखा उड़ीसा में भी शासन करती थी। इतिहासकारों ने दक्षिण कौशल के पांडु वंश और उड़ीसा में शासन करने वाले पांडु वंश दोनों में भिन्नताएं प्रकट करने के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले पांडु वंशियों को दक्षिण कौशल का पांडु वंश कहा और उड़ीसा में शासन करने वाले पांडु वंशियों को सोमवंशी कहा या उड़ीसा का सोमवंशी कहा। इनके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे छत्तीसगढ़ में इनके प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, शासन करने के प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, परंतु बस्तर क्षेत्र में किसी प्रकार के इनके शासन का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। यहां से यह एक प्री के लायक क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान में पांडु वंशियों का शासन नहीं था। तो यहां आपको बताना है कि पांडु वंशी बस्तर में शासन नहीं कर पाए थे। इनके अलावा इनके ताम्रपत्र में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ है तथा ये अपने अभिलेखों में किलाक्षर लिपि का उपयोग करते थे। याद रखना, जब हम सोमवंश पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों के ताम्रपत्र के लिपि में मतभेद, भिन्नताएं नजर आएंगी। तो जब हम एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, उसके पश्चात हम पांडु वंश के शासकों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि पांडु वंश का सबसे प्रथम शासक उदयन था। उदयन के विषय में उदयन के द्वारा जारी किसी प्रकार का कोई अभिलेख की प्राप्ति नहीं होती, परंतु उदयन के जो उत्तराधिकारी थे, इसके बेटे, इसके नाती, उनके द्वारा जो अभिलेख जारी किए गए उनमें उदयन का उल्लेख मिलता है। और इसी उल्लेख से हमें यह पता चलता है कि उदयन पांडु वंश का सबसे पहला शासक था। उदयन का सबसे ज्यादा चर्चा होती है भवदत्त रणकेसरी के भांडक शिलालेख में। इनको आपको याद रखना है कि उदयन के बारे में पता कहां से चला, तो भवदत्त रणकेसरी के भांडक शिलालेख या अभिलेख से। फिर उदयन के पश्चात आता है उदयन का पुत्र इंद्रबल। ये वही इंद्रबल है जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी।
इस इंद्रबल ने ही पांडु वंश की स्थापना की थी। इसी कारण इसे पांडु वंश का दक्षिण कौशल का प्रथम शासक कहा जाता है। यह पांडु वंश का पहला शासक है जो दक्षिण कौशल के कुछ भाग पे शासन करने में सफलता प्राप्त किया था। इसके अलावा इस इंद्रबल को भरत बल के नाम से भी जाना जाता है। उदयन के बारे में एक बात जो मैंने बताना भूल गए वो ये था कि उदयन को वत्सराज के नाम से भी जाना जाता था। उसी तरीके से इंद्रबल का भी एक दूसरा नाम था जिसे भरत बल कहा जाता था। इंद्रबल का विवाह लोक प्रकाशा से हुआ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आजकल आयोग पत्नियों के पीछे पड़ा हुआ है, इस कारण आपको पत्नियों का नाम याद रखना बड़ा जरूरी है। तो इंद्रबल की पत्नी थी लोक प्रकाशा, और ये लोक प्रकाशा इस नरेंद्र की बहन थी। नरेंद्र कौन? अमराय कुल वाला अर्थात शरभपुरी वंश का नरेंद्र, उसकी बहन से ही इंद्रबल का विवाह हुआ था। इसके अलावा हमने पिछले भी क्लास में देखा था कि इंद्रबल सुदेव राज के दरबार में सर्वाधिकारीधिकृत के पद पर नियुक्त था। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। इसके अलावा पिछली क्लास में एक और बात भी देखी थी कि इंद्रबल ने इंद्रपुर नाम के नगर की स्थापना की थी। ये वही इंद्रपुर है जिसे वर्तमान में खरौद के नाम से जाना जाता है। इंद्रबल के 4 पुत्र हुए, ईशान देव, नंदराज या नंददेव, सुरबल और भवदेव रणकेशरी। इन चारों पुत्रों में ईशान देव का उल्लेख हमें लक्ष्मणेश्वर मंदिर में मिलता है। इतिहासकारों ने यह बताया कि इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव के कारण द्वारा ही कराया गया। फिर से एक बार मैं पुनः दोहराऊंगा कि छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है वह बड़ा कंफ्यूजन से भरा हुआ है। अगर हम पौराणिक कथा की बात करते हैं तो यहाँ एक और तथ्य सामने आता है कि खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण या वहां शिवलिंग की स्थापना लक्ष्मण जी के द्वारा की गई थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि लक्ष्मणेश्वर मंदिर की स्थापना इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने की थी। आयोग के पेपर में यदि इस पर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ऑप्शन पर ध्यान देना है कि कौन से ऑप्शन पूछ रहा है। अगर ऑप्शन में लक्ष्मण का नाम आता है तो आप लक्ष्मण को भी टिक मार सकते हैं। यदि ऑप्शन में ईशान देव का नाम आता है तो आप ईशान देव को भी टिक मार सकते हैं। दोनों का नाम आता है तो मेरे विचार से ईशान देव पर टिक मारना ज्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा हम नया एक बात देखते हैं। इंद्रबल का पुत्र हुआ नंददेव, जो हमने यहाँ भी चर्चा की। ये वही नंददेव है जो नंद राजवन के नाम से भी जाना जाता था। यह नंददेव का आरंग शिलालेख प्राप्त होता है। इस आरंग शिलालेख पर नंददेव को नृप शब्द से संबोधित किया गया है। नृप शब्द से ही इतिहासकारों ने यह कंक्लूजन निकाला कि इंद्रबल के बाद निश्चित तौर पर ही नंददेव शासन किया होगा। इतिहासकारों का एक समूह इस बात पर भी टिका हुआ है कि नंददेव के बाद इंद्रबल के बाद ईशान देव राजा बना। परंतु यदि राम कुमार बिहार जी की सरकारी पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वहां इंद्रबल के पश्चात नए राजा नंददेव बने थे। अतः हमें किसी प्रकार के विवादों में न पड़ते हुए ही इंद्रबल के बाद नेक्स्ट शासक नंददेव को ही मानना है। नंददेव का शासन सिरपुर में था। वह सिरपुर में शासन करता था तथा उसके शासन के अंतर्गत ही उसके दोनों भाई ईशान देव और भवदेव रणकेसरी भी शासन करते थे। ईशान देव नंददेव के समय अपना शासन खरौद में करता था और भवदेव भांडक क्षेत्र में अपना राजकाज का कार्य करता था। नंददेव के पश्चात उसके पुत्र महाशिव तिवरदेव आते हैं। महाशिव तिवरदेव मुख्य परीक्षा साथ ही साथ प्री की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन प्री में आते हैं और मुख्य परीक्षा में भी इनका उल्लेख आपको मिल जाएगा।
अतः इस महाशिव तीवरदेव को आपको दिल से याद रखना है सभी बातों को। महाशिव तीवरदेव इस पांडु वंश का पहला प्रतापी शासक हुआ। यह क्वेश्चन भी आयोग पूछ चुका है कि पांडु वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन था, तो आपको नाम याद रखना है, प्रथम प्रतापी शासक महाशिव तीवरदेव था। अगर आयोग ने क्वेश्चन पूछा पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आपको आंसर बताना है प्रथम शासक उदयन था। फिर से आयोग ने क्वेश्चन किया पांडु वंश की स्थापना किसने की, या पहला पांडुवंशी शासक जो दक्षिण कौशल में शासन किया, तो उसके लिए आप बताएंगे इंद्रबल। अतः इन तीनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक मारना है कि कौन प्रथम शासक है, कौन संस्थापक है, कौन पहली बार दक्षिण कौशल में शासन किया, और कौन सर्वप्रथम प्रतापी शासक था पांडुवंश का। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। इसके अलावा महाशिव तीवरदेव की जानकारी उसके द्वारा जारी किए गए 3 ताम्रपत्र से मिलती है। महाशिव तीवरदेव का जो ये महाशिव है वह उनकी शाही उपाधि थी। इसके अलावा तीवरदेव ये जो दिख रहा है यह इनका नाम था। अगर महाशिव तीवरदेव के द्वारा जारी ताम्रपत्र को देखेंगे तो उसपे महाशिव तीवर उल्लेखित है। अगर मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा में तीवर उल्लेखित है। इसके अलावा मुद्रा में कौशलाधिपति भी इनके बारे में लिखा गया है, अतः इनकी उपाधि कौशलाधिपति थे। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महाशिव तीवरदेव की राज मुद्रा में गरुड़ का निशान था। अब अगर यहां गरुड़ का निशान था तो एक चीज आपको फिर से समझ में आने लगी कि महाशिव तीवरदेव वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। इसके अलावा एक और प्रमाण भी है कि इनके शिलालेख में इनको परम वैष्णव की उपाधि दी गई है, या परम वैष्णव शब्द का उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ एक महाशब्द भी आता है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि सरमपुरी वंशियों में जब अभिषेक हो जाता था, राजकुमार राजा बनता था, तो वह अपने नाम के सामने महाशब्द का उपयोग करता था। उसी सरमपुरी वंश की जो परंपरा थी उसको पांडुवंशी के महाशिव तीवरदेव ने अपनाया और राज्याभिषेक के पश्चात अपने नाम के सामने महाशब्द का प्रयोग किया। इस महाशब्द के प्रयोग से एक और बात क्लियर हो जाती है कि यह महाशिव तीवरदेव एक संप्रभु राजा था। संप्रभु अर्थात शासन के सारे निर्णय स्वयं से लेता था, निर्णय लेने हेतु किसी के ऊपर निर्भर नहीं था, या हम यह कह सकते हैं कि वह स्वतंत्र शासक था और उनका कोई भी स्वामी नहीं था। ठीक है, कैसे पता चला? तो महाशब्द लगाने से। इसके अलावा पीएससी में और क्वेश्चन पूछा है कि महाशिव तीवरदेव की उपाधि क्या थी, तो महाशिव तीवरदेव की उपाधि सकल कौशलाधिपति थी। यहां फिर से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आगे जब हम इतिहास की चर्चा करेंगे तो एक और शासक नजर आएंगे कलचुरी काल में, पृथ्वीदेव वन नाम था जिनका, पृथ्वीदेव प्रथम, और उनकी भी उपाधि सकल कौशलाधिपति थी। अभी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन उस समय हम फिर चर्चा करेंगे, इनको आपको नहीं भूलना है। ये पीएससी का सुपर डुपर डबलेट ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है आपको कि महाशिव तीवरदेव की उपाधि सकल कौशलाधिपति थी, जो कि पांडु वंश के थे। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम की उपाधि भी सकल कौशलाधिपति थी। फिर आगे हम देखते हैं कि महाशिव तीवरदेव का एक बेटा था नंदराज। चूंकि इसके पापा नंददेव थे, इसलिए बेटे को नंदराज द्वितीय या नंददेव द्वितीय कह के पुकारा गया। और इसके बेटे नंदराज द्वितीय का एक अड़भाड़ ताम्रपत्र प्राप्त होता है। इस अड़भाड़ ताम्रपत्र में नंदराज द्वितीय ने अपने पिता तीवरदेव की विजय यात्रा का उल्लेख किया है। नंदराज द्वितीय के अड़भाड़ ताम्रपत्र में
नंदराज ने यह लिखवाया कि मेरे पिताजी परम पराक्रमी थे। उन्होंने दक्षिण कौशल या कौशल के अलावा उत्कल तथा कई राज्यों के क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और योग्यता पूर्ण शासन कर रहे थे। इन चीज को आपको ध्यान रखना है, ये मेंस के पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा रायगढ़ जिले में 1958 में तीवर देव का एक बोड़ा ताम्रपत्र प्राप्त होता है। इस बोड़ा ताम्रपत्र में यह बताया गया है कि पंच महाशब्द की उपाधि प्राप्त शासक उनके चरणों में लोड़ते पोड़ते थे। अर्थात ये पंच महाशब्द की उपाधि वाले शासक, जो कि इतिहासकारों ने बताया कि ऐसे 5 शासक थे, वो महाशिव तीवर देव के अधीन थे, उनके नीचे कार्य करते थे, उनकी बातों को स्वीकार करते थे। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि महाशिव तीवर देव के काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहा जाता था। किसका उत्कर्ष काल? पांडु वंश का। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल में कंफ्यूजन हो जाएगा। किनका उत्कर्ष काल? पांडु वंश का उत्कर्ष काल, महाशिव तीवर देव का काल। तीवर देव की एक पुत्री हुई थी। इस पुत्री का विवाह उन्होंने नंदराज नामक व्यक्ति से किया था। यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि महाशिव तीवर देव के पुत्र का नाम नंदराज, दामाद का नाम नंदराज, पिताजी का नाम नंदराज, 3 व्यक्तियों का नाम नंदराज था। और ये एक संयोग थी कि दामाद और पुत्र दोनों ही नंदराज नाम के हुए। इसने अपने दामाद को पंच महाशब्द की उपाधि दी थी। इसे भी आपको याद रखना है, बोलना नहीं। नंदराज कौन सा वाला? दामाद वाला। दामाद को इन्होंने पंच महाशब्द की उपाधि दी। फिर महाशिव तीवर देव की मृत्यु के बारे में हम बात करते हैं। विष्णु कुंडी माधव वर्मन से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त कर गए, शहीद हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें भी आप अपने स्मृति पटल में रखेंगे। पीएससी या व्यापम में एक क्वेश्चन इससे भी आ चुका है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट हम नंदराज द्वितीय की बात करते हैं। नंदराज द्वितीय महाशिव तीवर देव का पुत्र। इसका अड़भार ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, हमने पहले भी चर्चा की। इसे एक और नाम से जाना जाता था, महानंदराज। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो महाशिव तीवर देव थे उसके शासनकाल से पांडु वंशियों ने महा की उपाधि लगाना प्रारंभ कर दिया। अतः नंदराज महानंदराज के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके अलावा इस नंदराज द्वितीय ने अपने अड़भार ताम्रपत्र पे उल्लेखित कराया कि वह भगवान विष्णु का परम भक्त है। किनका? विष्णु भगवान का। और विष्णु भगवान के परम भक्त होने से एक चीज फिर से आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये वैष्णव धर्म का अन्याय था। इनके अलावा इसने इस अड़भार ताम्रपत्र पे यह भी लिखवाया कि यह बहुत पराक्रमी शासक था और इसने स्वयं के पराक्रम से, शक्ति से, आक्रमण के जरिए, युद्ध के जरिए कौशल पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो यह अपने शिलालेख में लिखवाया है वह यह था कि अति योग्य पिता का अति योग्य पुत्र। मुझे भी ऐसा कुछ याद आ रहा है कि किसी क्वेश्चन पेपर में इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए आपको शिलालेख में जो कुछ इंपॉर्टेंट कथन या स्टेटमेंट होते हैं उनको याद रखना है। उसी तरीके से जिस तरीके से नरवंशियों ने लिखवाया था, विजयी था, विजयी है, विजयी रहेगा। ठीक है। उसके बाद सरकपुरियों ने लिखवाया था, खड़ग धारा जीतु भुवे। उसी तरह पांडु वंशियों के लिए आपको याद रखना है कि नंदराज दो ने अपने शिलालेख में लिखवाया था, अति योग्य पिता का अति योग्य पुत्र। इसके अलावा
एक और बात जो पुस्तकों में मिलती है वो ये है कि नंदराज द्वितीय को कौशल मंडलाधिपति की उपाधि दी गई थी। नंदराज द्वितीय ने अपने शासनकाल में उत्कल भाग को खो दिया था, अर्थात इसके साम्राज्य से जो उड़ीसा का पोर्शन था वह कुछ कारणवश अलग हुआ था। ठीक है, हो सकता है किसी शासक ने युद्ध करके उसे जीत लिया, इस बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। लेकिन एक और चीज पता चलती है कि भले इसने उत्कल को तो खो दिया था, परंतु महाराष्ट्र की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कहां तक गया था? वर्धा नदी तक। महाराष्ट्र में वर्धा नदी बहती है और वहां तक इसने अपने शासन का विस्तार किया था। क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है कि ऐसा कौन व्यक्ति था, ऐसा कौन मंत्री था, ऐसा कौन सामंत था जिसके पराक्रम से नंदराज द्वितीय ने वर्धा नदी तक अपने शासन का विस्तार किया था या अपने राजकाज को बढ़ा लिया था? तो उसका आंसर हमें प्राप्त होगा देवर्षित सामंत। जब अड़भार ताम्रपत्र को आप पढ़ेंगे तो उसमें इस सामंत देवर्षित का नाम स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसने नंदराज द्वितीय की सहायता की थी महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन अर्जित करने के लिए। इसलिए देवर्षित का नाम यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको भूलना नहीं है। नंदराज दो के बाद उसका पुत्र आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। माफ करिएगा, ये नंदराज का वैसे चाचा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय तीवर देव का छोटा भाई था, नंदराज का चाचा लगता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी शिरपुर अभिलेख से मिलती थी, और जब ये शासन करना चालू किया तो ये बहुत परेशानियों से गुजरा। इसका शासन आरंभ होते ही बड़ा संकटग्रस्त था। प्री में क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, लेकिन यदि चंद्रगुप्त के बारे में आपसे मेंस में 60 शब्दों में, 100 शब्दों में या उससे अधिक शब्दों में पूछ लिया तो यहाँ अब आपका कर्तव्य बनता है कि आपको चंद्रगुप्त की परेशानियों को जानना पड़ेगा। और चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जब इसने शासन चालू किया तो ये आपको याद है कि तीवर देव को विष्णु कुंडी माधव वर्मन ने हरा दिया था, और इस विष्णु कुंडी माधव वर्मन ने दक्षिण कौशल के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। जब चंद्रगुप्त शासन पर आया, गद्दी पर बैठा, तो उसने सर्वप्रथम विष्णु कुंडी माधव वर्मन के द्वारा जीते गए क्षेत्र को हासिल किया, जिसमें से बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। दूसरा कठिनाई यह था कि जब चंद्रगुप्त ने शासन प्रारंभ किया, राजा बना, तो उसी समय दक्षिण कौशल के इसके बहुत सारे सामंतों ने विद्रोह कर दिया। वो राजा से संतुष्ट नहीं थे, तो चंद्रगुप्त को उनको दबाना पड़ा। इसी कारण इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये परेशानी आपको मुख्य परीक्षा में सहायता देंगे। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र आता है हर्षगुप्त। शिलालेख में हर्षगुप्त को हर्षदेव के नाम से भी संबोधित किया गया है, तथा शिलालेख में यह भी बताया गया है कि हर्षगुप्त पूर्वी कौशल प्रदेश पर शासन करता था। हर्षगुप्त का विवाह वसाटा देवी नाम की एक महिला से हुआ, जो कि मौखरी राजकुमार या राजा सूर्यवर्मन की पुत्री थी। फिर से आयोग का आजकल इंटरेस्ट पत्नियों पर है, अतः आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हर्षगुप्त की पत्नी का नाम वसाटा देवी थी और यह मौखरी राजकुमारी थी, सूर्यवर्मन की पुत्री थी। यह हर्षगुप्त वैष्णव धर्म या संप्रदाय को मानता था, तथा यह हर्षगुप्त की मृत्यु जल्दी हो गई। जब इसकी मृत्यु जल्दी हुई तो उसके पश्चात इसकी प्रिय पत्नी वसाटा देवी ने
इनकी स्मृति में अपने पुत्र को ऑर्डर दिया और उनके पुत्र, जिसका उल्लेख हम थोड़ी देर में करेंगे, अपनी माता के ऑर्डर, आदेश, आज्ञा का पालन करते हुए अपने पिता हर्षगुप्त की स्मृति में शिरपुर में एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया। यह शिरपुर का वही विष्णु मंदिर है जिसे वर्तमान में लोग लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज मत होना, लक्ष्मण मंदिर शिरपुर में है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद में है। दोनों के नाम एक जैसे हैं, जो आयोग को बड़े पसंद है और इस पर वह क्वेश्चन पूछकर आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए आयोग के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें और दोनों को बड़े ध्यान से पढ़ें। हर्षगुप्त के बाद आता है महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन हर्षदेव और वसाटा देवी का पुत्र था। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि महाशिव तिवरदेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी क्रम में पांडु वंशियों में महाशिवगुप्त बालार्जुन भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। महाशिवगुप्त बालार्जुन की एक उपाधि महत थी। इसके अलावा महाशिवगुप्त के साथ जो बालार्जुन लिखा हुआ है, यह भी इसकी उपाधि थी। इतिहासकारों ने बालार्जुन के विषय में यह बताया कि सिरपुर अभिलेख में, शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि महाशिवगुप्त बाल्यकाल से ही पांडुवंशी अर्जुन के समान धनुष विद्या में निपुण था। अर्थात जिस तरह अर्जुन के बाण साधते थे, उसी प्रकार बाण साधने का भी काम महाशिवगुप्त करता था। इस कारण महाशिवगुप्त को बालार्जुन की उपाधि दी गई थी। उसके अलावा पांडुवंश के शासकों में सबसे ज्यादा तामपत्र और शिलालेख महाशिव बालार्जुन के ही प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा इनके अगर सिक्के की बात करें तो इनके कोई से भी सिक्के प्राप्त नहीं होते। ये इतिहासकारों में बड़ा ही आश्चर्य और चर्चा का विषय है कि इतने महान सम्राट के सिक्के क्यों नहीं प्राप्त हुए हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन के साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो इनका शासन कौशल, कालाहांडी, संबलपुर इत्यादि क्षेत्रों में था। महाशिवगुप्त बालार्जुन की जो मुद्रा थी, उन मुद्रा में, माफ करिएगा ये मृदा लिख गया है। महाशिवगुप्त बालार्जुन की जो मुद्रा थी, उनमें कुकुदमान वृषभ व त्रिशूल के निशान थे। कुकुदमान वृषभ अर्थात कुबड़ वाला बैल और त्रिशूल इनके निशान थे। और जब ये निशान या सील उनके मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं तो फिर से आपको यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव मतावलंबी था। ठीक है, याद रखिएगा कि महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव मतावलंबी था, लेकिन उससे पहले जो इनके पूर्वज थे महाशिव तिवरदेव, ये सब वैष्णव धर्म को मानते थे। इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर यह क्वेश्चन पूछ दिया कि पांडुवंशी शासक कौन से धर्म को मानते थे तो यह बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि शुरू के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और फिर महाशिवगुप्त जो हुए वो शैव धर्म को मानते थे। तो मुझे लगता है कि आयोग को ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो फिर से यह हाई कोर्ट में जाके अटकेगा। इसके अलावा हमें यह पता चलता है कि भाई यह शैव धर्म को मानते थे, लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, कि महाशिवगुप्त सहिष्णु था अर्थात यह सभी धर्मों को मानता था। अगर मुख्य परीक्षा में आपसे महाशिवगुप्त बालार्जुन के व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन कर दिया तो वहां आप जरूर यह मेंशन करना कि महाशिवगुप्त भले शैव मतावलंबी था परंतु वह सहिष्णु था।
वह वैष्णव संप्रदाय को भी उतनी ही इज्जत देता था जितना बौद्ध, जैन और आदि धर्मों को देता था। इस स्टेटमेंट के प्रमाण में आप यह भी तर्क दे सकते हैं कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने अपनी माता वसाटा देवी की आज्ञा में विष्णु मंदिर या लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था। इसके अलावा आप इसके विषय में यह भी बता दे सकते हैं कि इनका मामा भास्कर वर्मा था जो बौद्ध धर्म को मानता था। साथ ही साथ यह भास्कर वर्मा महाशिवगुप्त बालार्जुन की दरबार में भी बैठता था, सिरपुर में ही निवास करता था। अतः ये दो तर्क से हमें यह समझ में आता है कि शव होने के साथ साथ महाशिवगुप्त बालार्जुन वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। एक बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट वेनसॉन्ग, जिसकी हमने बहुत बार चर्चा की, जो 639 ईस्वी में दक्षिण कौशल की यात्रा की थी और उसके यात्रा के समय सिरपुर का राजा, दक्षिण कौशल का राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन था। आयोग का फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेनसॉन्ग की यात्रा के समय दक्षिण कौशल में किस राजा का शासन था, तो वो राजा था महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग किस राजा के काल को कहा जाता था, तो आप बता देना कि छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को कहा जाता था। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा कि पांडु वंश का उत्कर्ष काल, महाशिव तिवर्देव। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग, महाशिवगुप्त बालार्जुन। स्वर्ण युग एक बहुत ही बड़ी अवधारणा है जिससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो गुप्त काल को भारत की स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। स्वर्ण युग कहने का तात्पर्य यह है कि यह वह काल होता है जिस काल में राज्य का चहुमुखी विकास होता है, चाहे वो सामाजिक मामले हो, चाहे वो आर्थिक मामले हो, चाहे वो सांस्कृतिक मामले हो, सब जगह आपको चहुमुखी विकास देखने को मिलता है। इसी क्रम में स्वर्ण युग के एक्सप्लेनेशन में हम यह बता सकते हैं कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में एक प्रसिद्ध महाकवि ईशान देव भी बैठते थे। अतः यह पता चलता है इन्होंने संस्कृति को संरक्षण दिया था। इसके अलावा महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल की स्थापत्य कला की बात करें तो यह समझ में आता है कि उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। इसके अलावा शिरपुर में बौद्ध विहार बनवाए थे, बौद्ध संघों का निर्माण किया था। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने 100 बौद्ध संघों का निर्माण किया था। इसके अलावा इन संघों में महायान शाखा के बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीएससी में पूछ चुका है कि छत्तीसगढ़ में सिरपुर बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था, लेकिन वह बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था, तो इस पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप तुरंत आयोग को आंसर बताएंगे कि शिरपुर बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने आज जो क्लास में डिस्कशन किया, ये दक्षिण कौशल के पांडु वंश का शासन था। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बता दूं और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको प्री और मेंस दोनों में ये काम आ जाए। कोशिश यही करना, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं आप साथ में नोट भी बनाते चाहिए। जो सुन के आप नोट्स बनाएंगे वो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो आज हम क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।